नमस्कार श्रोताओं, शाम के 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले डाल लेते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर एक नजर। आईपीएल का तीसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब से कुछ देर बाद दुबई में शुरू हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स क्वालिफाइंग के दूसरे दौर में पहुंचे, जबकि सुमित नागल हारे। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट के तीसरे मैच में आज सबकी निगाहें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में डेविड वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद और विराट कोहली के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर होंगी। आज आरसीबी के पास सनराइजर्स से 2016 के फाइनल की हार का बदला लेने का मौका है। तब सनराइजर्स ने आरसीबी को 8 रन से हराकर खिताब जीता था। पिछले सीजन में आरसीबी सबसे निचले 8वें पायदान पर थी, जबकि हैदराबाद एलिमिनेटर तक पहुंची थी। दोनों टीमों के बीच अब तक 15 मुकाबले हुए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 8 जबकि आरसीबी ने 6 मैच जीते हैं और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने अभी तक खिताब नहीं जीता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों में आज किसका पलड़ा भारी रहता है। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राजेश, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा कि ये देखना वास्तव में आज दिलचस्प होगा कि किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। और जिस तरह से आज एक आरसीबी के पास भी एक मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। देखिए, आरसीबी के पास मौका प्रूव करने का नहीं है। पिछले अगर आप विराट कोहली की कप्तानी के 7 साल देखें जी, आरसीबी एक बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन टीम ने अधिकतर समय निराश किया है जी। और जबकि टीम के पास विराट कोहली जैसा कप्तान, बेहतरीन बल्लेबाज, एबी डिविलियर जैसा खिलाड़ी मौजूद हैं, इसके बावजूद इस टीम का एक बार भी खिताब न जीत पाना बड़ा हैरानी पैदा करता है कि ये टीम तमाम बड़े खिलाड़ियों को रखते हुए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो आरसीबी को इस बार टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि देखिए आरसीबी के जो ओनर्स हैं उन्होंने बार बार कहा है कि विराट को वो अब कप्तान के तौर पर रखना चाहेंगे। जबकि एक बार गौतम गंभीर ने कहा था कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो शायद वो आईपीएल टीम उनको कप्तानी से हटा देती। लेकिन विराट एक बड़े खिलाड़ी हैं, कप्तान के तौर पर उनका बहुत रुतबा है वर्ल्ड में और रन मशीन माने जाते हैं, तमाम रिकॉर्ड्स उनके पास हैं। लेकिन आईपीएल में जो एक खिताब उनके नाम नहीं है। 8वां सीजन है जब विराट आरसीबी की कप्तानी कर रहे हैं बेंगलुरु टीम की, और ये चाहेंगे कि इस सीजन में अच्छी शुरुआत करें, क्योंकि पहली शुरुआत यानी पहले मैच में जीत हासिल करना टीम का आगे के लिए मनोबल मजबूत करता है। और उन्हें मालूम है कि सामने जो टीम है हैदराबाद की, उसके पास जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, वो बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और आईपीएल में रन बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। तो एक अच्छी शुरुआत विराट करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए उनकी टीम को एक पहले बल्लेबाजी करनी है, तो बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर पिछले सीजन की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच हुए 4 मैच में 2-2 की बराबरी रही है हालांकि। और अगर हम इस मैदान की बात करें तो T20 यहाँ पे 62 हुए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो 35 बार जीती है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 26 बार जीती है। और अगर पहली पारी में टीम का औसत स्कोर देखें तो 144 है, जबकि दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर 122 है। देखिए, जब रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो एक नया सीजन है, नई शुरुआत है और आईपीएल आप जैसे जानते हैं विदेशी जमीन पर खेला जा रहा है। तो यहां जब नई शुरुआत करने की बारी आएगी तो रिकॉर्ड्स पीछे के वहीं रह जाते हैं। अब आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है, क्योंकि आप ऐसी जमीन पर खेल रहे हैं जहां पर ये तीसरी बार आईपीएल का आयोजन हो रहा है। तो दूसरी बार आईपीएल का आयोजन हो रहा है। 2014 में भी कुछ पहले चरण का आयोजन यहां पर यूएई में हुआ था। लेकिन अब जब नए सीजन की शुरुआत है तो विराट चाहेंगे कि शुरुआत अच्छी हो और वार्नर भी चाहेंगे कि शुरुआत अच्छी हो। लेकिन देखिए, विराट कम से कम पिछले 6 महीने से उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है, जबकि वार्नर इंग्लैंड में वनडे और T20 सीरीज खेलकर यूएई पहुंचे हैं। तो उनके पास प्रैक्टिकल अभी जो अनुभव है मैदान में खेलने का वो मौजूद है। लेकिन जब मैच शुरू हो जाएगा तो दोनों टीमों में कौन खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है, उसी की टीम जीतेगी।
बिल्कुल, और विराट कोहली के पास एबी डिविलियर्स की हम बात करें, एरॉन फिंच की बात करें, जैसे दिग्गज जो हैं ये बल्लेबाज हैं। ऑलराउंडर में टीम के पास क्रिस मॉरिस, मोइन अली और वाशिंगटन सुंदर हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो युजवेंद्र चहल के अलावा उमेश यादव और नवदीप सैनी से भी काफी उम्मीदें हैं आज इस टीम को। पहले एक बड़ा स्कोर बनाने की जरूरत है विराट को। जिस तरह से उनके पास खुद विराट हैं, एबी डिविलियर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं आरोन फिंच हैं, वो आरोन फिंच भी आप देखें इंग्लैंड से खेल कर यहाँ लौटे हैं और उन्होंने 2-1 से वनडे सीरीज इंग्लैंड से जीती थी। तो एक अच्छा टीम के पास बल्लेबाजी लाइनअप को अगर देखते हैं तो बल्लेबाजी लाइनअप अच्छी है, लेकिन जब मैदान में कमिटमेंट की बारी आती है, मैदान में जब परफॉर्म करने की बारी आती है, वो कितना मायने रखता है वो इस मैच से प्रूव होगा। बिल्कुल, विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा 5,412 रन बनाने वाले प्लेयर भी हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेयर बहुत बड़े हैं, तमाम रिकॉर्ड उनके पास हैं, लेकिन जो आईपीएल ट्रॉफी होनी चाहिए वो उनके पास नहीं। और इसलिए इस बार शायद हो सकता है कि ज्यादा उम्मीद और ज्यादा जज्बे के साथ वो मैदान में उतरे। हालांकि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहां पे वार्नर के अलावा जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे जैसे धुरंधर बल्लेबाज जो हैं इस टीम को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जबकि बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के अलावा खलील अहमद और युवा विराट सिंह से भी काफी उम्मीदें हैं। भुवनेश्वर कुमार जो हैदराबाद की लाइनअप में है बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। वो जानते हैं कि भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज किस तरह से खेलते हैं और उन्हें किस तरह आउट किया जा सकता है। तो भुवनेश्वर कुमार की इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और डेविड वार्नर हैदराबाद की उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र रहते हैं। अगर वो रन बनाते हैं, वो बहुत तेजी से खेलते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं और उन्होंने आईपीएल में हमेशा बहुत बढ़िया स्कोरिंग की है। अगर वो इस मैच में अपनी टीम को एक बढ़िया शुरुआत दिला पाते हैं तो उनके लिए भी फायदा होगा। और दोनों टीमों में अगर देखें, अगर हम मैदान की बात करें तो आज स्पिनर्स की जो भूमिका है वो भी काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, यूएई की पिचों के लिए बराबर कहा जा रहा है कि स्पिनर्स काफी कामयाब रहेंगे। और अगर आप पीछे के कुछ मैच देखें, स्पिनर्स ने भी अच्छा रोल किया है और फास्ट बॉलर्स भी अच्छा रोल कर रहे हैं। यानी दोनों बॉलर, जो आपका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिपेंड वही करता है कि जब आप कंडीशंस में खेलने उतरते हैं तो वहां पर अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, अगर हैदराबाद की बात करें तो उसके पास दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज और लेग स्पिनर राशिद खान हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी के अलावा बाएं हाथ के जो स्पिनर नदीम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान के जो 2 प्लेयर हैं, राशिद खान और खासकर नबी, और खासकर मैं राशिद खान की बात करना चाहूंगा, वो बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। T20 के मामले में उनकी गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको विराट की टीम को बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, उन पर अनावश्यक रिस्क लेने से बचना पड़ेगा। नबी भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। शाहबाज नदीम की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और भारत की पिचों पर घरेलू क्रिकेट में नदीम का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। खैर, भारत की तरफ से उन्हें खेलने के बहुत ही कम मौके मिल पाए हैं, लेकिन यहां आईपीएल में उनका अच्छा परफॉर्मेंस उनके लिए उम्मीदों के, कहते हैं कि अगर आईपीएल में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भारतीय टीम के लिए उम्मीदों के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल, और वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें तो लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, एडम जंपा और ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर भी, आज उन पर भी सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, देखिए जो आईपीएल एक फिलहाल देखिए इंडियन क्रिकेट में आईपीएल एक ऐसा मंच हो गया है कि जहां पर जैसे ही मैच और टूर्नामेंट शुरू होते हैं तमाम जो निगाहें हैं इन टूर्नामेंट के मैचों पर लग जाती हैं। घरेलू क्रिकेट में आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, लेकिन वो खिलाड़ी लाइमलाइट में नहीं आ पाता जितना आईपीएल के कुछ मैचों में प्रदर्शन करके वो लाइमलाइट में आ जाता है। भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने केवल आईपीएल के प्रदर्शन के बूते टीम इंडिया में जगह बनाई है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो। तो आईपीएल खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है और दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी, कप्तान इस बात को मानते हैं कि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर अगर आप परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपके लिए अपनी टीम, राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के रास्ते खुल जाते हैं। जी बिल्कुल। और आईपीएल पे ही रहते हैं और बात करते हैं आईपीएल के दूसरे मैच की, जिसमें कल दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में 2 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं कल के मैच पर हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। आईपीएल के दूसरे रोमांचक मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में 2 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच मैच टाई होने के बाद पंजाब ने सुपर ओवर के दौरान महज 2 रन का स्कोर बनाया था। दिल्ली की कगिसो रबाडा ने सुपर ओवर में 3 गेंदों में 2 विकेट लिए, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों का टारगेट मिला और पंजाब की टीम जीत हासिल करने में नाकाम रही।
इससे पहले सुपर ओवर में सबसे कम 6 रन देने का रिकॉर्ड मिशेल जॉनसन और जसप्रीत बुमराह के नाम है। केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कप्तानी करने के अलावा विकेट कीपिंग और पारी की शुरुआत भी की है। राहुल का बतौर कप्तान ये पहला मैच था। राहुल से पहले ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम, श्रीलंका के कुमार संगकारा और भारत के पार्थिव पटेल आईपीएल के इतिहास में कप्तानी करने के अलावा विकेट कीपिंग और पारी की शुरुआत कर चुके हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, तो कल का मैच जिस तरह से एक रोमांच से भरा हुआ था और नेचुरल सी बात है कि जब सुपर ओवर में फैसला होता है और एक टाई हो जाता है मैच, उसके बाद लेकिन एक जो आपको एक ओवर मिलता है उसमें जिस तरीके से उस ओवर में आप अपना बेस्ट दे पाते हो, तो उसके ऊपर जो जिस तरह से दोनों टीमों ने किया उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, रवादा बेस्ट थे, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीधा जो दाव खेला था रवादा पे खेला कि उनके पास ही बेस्ट बॉलर है जो प्रॉपर यॉर्कर डाल सकता है, उसके पास स्पीड भी है, वो बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकता है। तो उन्होंने सीधे रबादा को ओवर दिया। लेकिन जब पंजाब की बारी आई तो उन्होंने जो अपना ऑप्शन चुना कि जो खिलाड़ी मैदान में जाएं और पहले खेलें, लेकिन उनके 2 बल्लेबाज आउट हो गए 3 गेंद के अंदर। तो वो एक उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं प्रूव करने के लिए, ना उनके पास ऐसा कोई स्कोर था कि सुपर ओवर में दिल्ली की टीम को कोई परेशानी हो पाती। उनके पास जो मौका था 20 ओवर में मैच जीतने का, जब वो आखिरी ओवर की जो 5वीं बॉल थी जिसमें मयंक अग्रवाल ने एक फुल टॉस बॉल को ऐसे खेला जो बाउंड्री पर लपके गए, अगर वो उस बॉल को बहुत आराम से भी खेल लेते, केवल छू भर देते, तो 1 रन उनको वहीं मिल सकता था और पंजाब की टीम वहीं जीत जाती थी। तो यही एक रोमांच है आईपीएल के मैचों का कि जहां पर आप आखिरी गेंद तक कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये टीम जीत जाएगी और ये टीम हार जाएगी। आखिरी बॉल तक, जब आखिरी एक लास्ट बॉल भी बची थी उसमें भी एक खिलाड़ी पंजाब का आउट हो गया। तो वहां आखिरी 2 बॉल पर 2 खिलाड़ी आउट हुए, स्कोर टाई हुआ, सुपर ओवर में मैच गया। सुपर ओवर में पंजाब की टीम 2 ही रन बना पाई। 3 रन बनाना किसी टीम के लिए मुश्किल काम नहीं है। और इतना बड़ा स्कोर नहीं था। और अगर हम स्पेशली अगर इस फॉर्मेट की बात करें, इस पर्टिकुलर आईपीएल की या टी20 की हम बात करें, तो इस फॉर्मेट में ये स्कोर कोई इतना बड़ा नहीं माना जा सकता था जिसे चेस करना कोई मुश्किल हो। प्रेशर बहुत होता है जब आप बिल्कुल ऐसे डू एंड डाई पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको 1 रन बनाना है, तो वहां पर अचानक प्रेशर बहुत हावी हो जाता है। और जब वो प्रेशर हावी होता है तो देखिए 89 रन बना चुके मयंक अग्रवाल भी कैच दे गए, जबकि उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे मैच फिनिश करना चाहिए था, मैं टीम को मैच जिता सकता था। आखिरी 3 बॉल बची हुई थी, उसी लास्ट ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा था, अगली बॉल पर चौका मारा था और आखिरी 3 बॉल पर उनको सिर्फ 1 रन बनाना था और 3 बॉल पर पंजाब ने 2 विकेट गंवा दिए। ये प्रेशर है आईपीएल के मैचों का, जहां पर आप आसानी से कोई टीम मैच छोड़ने को तैयार नहीं होती है। दिल्ली की टीम को मैं मानूंगा कि भाग्यशाली रही कि वो स्कोर टाई हो गया और उसके बाद जो रबादा ने ओवर डाला वो वर्ल्ड क्लास ओवर था, उसको खेलना किसी के लिए आसान नहीं था। और जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल, उनको इसी उम्मीद में भेजा गया था जब लोकेश राहुल आउट हुए कि वो कुछ बड़े शॉट खेलेंगे, कम से कम 10, 12, 15 रन का स्कोर देंगे, लेकिन वो पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए। तो ये प्रेशर होता है आईपीएल का। जबकि आपको याद होगा कि यही ग्लेन मैक्सवेल है जो इंग्लैंड में आखिरी मैच में, यानी जो लास्ट वनडे था, 112 रन की मैच विजयी पारी खेली थी और उसमें 7 छक्के मारे थे उन्होंने। और ये बैट्समैन जब आईपीएल में उतरा, उनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उन्होंने विकेट गंवाया और उसके बाद दिल्ली को मैच जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल। और अभी ये शुरुआती मैच है, आगे देखते हैं कि किसका परिणाम रोमांच बढ़ता जाएगा इसका। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच आज 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच डर्बी में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर आज के मैच में 16 रन बनाते ही 3000 रन पूरे कर लेंगी। ऐसा करने वाली स्टेफनी दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन जाएंगी। उनसे पहले 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम पे है। 29 साल की हरफनमौला खिलाड़ी स्टेफनी टेलर को महिला टी20 में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए सूजी बेट्स के 3243 रनों से आगे निकलना होगा। सूजी बेट्स को क्रिकेट की दुनिया में उनके रिकॉर्ड की वजह से महिलाओं का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। स्टेफनी ने 103 टी20 मैचों की 101 पारियों में 2984 रन बनाए हैं।
सोजी और स्टेफनी में एक समानता ये है कि ये दोनों ही खिलाड़ी 2020 में 21-21 अर्धशतक लगा चुकी हैं। सबसे ज्यादा 2020 रन बनाने वाले पुरुषों की सूची में शीर्ष स्थान पर भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। विराट कोहली ने 2020 में 2794 और रोहित शर्मा ने 2773 रन बनाए हैं। कोई भी पुरुष 2020 में 3000 रन नहीं बना सका है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है महिला क्रिकेट में। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है कि महिला क्रिकेट में वो 3000 रन बनाने जा रही हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि महिला क्रिकेट की वापसी हो रही है। अभी तक हम पुरुष क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को होस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान को होस्ट किया, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया। 3 सीरीज हो गई। अब यूएई में आईपीएल चल रहा है। तो ये पुरुष क्रिकेट तो खेला जा रहा है, लेकिन महिला क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब इस सीरीज से महिला क्रिकेट की शुरुआत होगी, जो एक बड़ी बात है। इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। भारतीय टीम फाइनल में थी, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना था। उसके बाद अब जाकर ये सीरीज खेली जा रही है और इस महीने की 25 तारीख से ऑस्ट्रेलिया भी न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा सीरीज के लिए, वुमेन सीरीज के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत वुमेन क्रिकेट की, क्योंकि अगर आप देखें जो अगले साल के शुरू में महिला वनडे वर्ल्ड कप होना था, उसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट है उनके बीच अगर ये सीरीज शुरू हो रही है, क्योंकि ये उसी तरह से बायो बबल में खेली जाएगी, उसी जैव सुरक्षा वातावरण में खेली जाएगी जिस तरह से पुरुष टीमें अपने मैच खेल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है महिला क्रिकेट के लिए कि ये सीरीज हो रही है और 5 मैचों की सीरीज है। बड़ी बात ये है। और अब बात करते हैं टेनिस की। रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्रेंच ओपन की पूर्व विजेता सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पहले सेट में 6-0 से हराया। बाद में प्लिस्कोवा के रिटायर्ड हर्ट होने के कारण खिताब हालेप के नाम हो गया। जब प्लिस्कोवा मुकाबले से हटी तो दूसरे सेट का स्कोर 2-1 था। तो एक बड़ी जीत जिसे हम कह सकते हैं सिमोना हालेप ने हासिल की है। देखिए, हालेप जो पिछला अभी अगर आपको याद ध्यान हो, लास्ट ग्रैंड स्लैम हुआ यूएस ओपन का, उसमें नहीं खेली थी। कोरोना की वजह से वो न्यूयॉर्क खेलने नहीं गई थी। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी भी नहीं खेली थी जी। यानी वो यूएस ओपन उन्होंने स्किप किया, नहीं खेला और यहाँ इटालियन ओपन में खेलने उतरी, क्योंकि उन्हें मालूम था इटालियन ओपन के बाद वो फ्रेंच ओपन में भी खेलने उतरेंगी। वो चाहती थी अपना जो ध्यान है पूरी तरह से क्ले कोर्ट पर किया जाए, बजाय वो हार्ड कोर्ट के लिए न्यूयॉर्क जाकर यूएस ओपन खेले। उसकी बजाय उन्होंने यहाँ खेलना बेहतर समझा कि क्ले कोर्ट से ही वो यहाँ पर शुरुआत करें और उसके बाद फ्रेंच ओपन में खेलने उतरे। तो 32 मिनट में 6-0 और 2-1 से हालेप आगे थी और पहली बार उन्होंने ये इटालियन ओपन खिताब जीता। थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि डिफेंडिंग चैंपियन प्लिस्कोवा को दूसरे सेट में रिटायर होना पड़ा जी। लेकिन एक उपलब्धि की इस खिलाड़ी के लिए कि इतने समय में उन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ये एक अच्छी उनके लिए उपलब्धि भी की जा सकती है। और जब वो फ्रेंच ओपन में खेलने उतरेंगी इसके बाद, तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा और चाहेंगी कि वो दोबारा इस बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतें। और फ्रेंच ओपन की बात हुई है तो बता दें कि भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स क्वालिफाइंग के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल हार कर बाहर हो गए। क्वालिफाइंग में 16वीं वरीयता प्राप्त और यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचकर पिछले 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने नागल को जर्मनी के डस्टिन ब्राउन के हाथों 6-7, 5-7 से हार का सामना करना पड़ा। प्रजनेश ने तुर्की के सेम इल्केल को 6-3, 6-1 से हराकर जीत दर्ज की। क्वालिफाइंग में रामकुमार रामनाथन भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनका पहला मुकाबला स्थानीय खिलाड़ी ट्रिस्टान लेमसाइन से होगा। तो अभी जो उम्मीद है वो प्रजनेश गुणेश्वरन पर टिकी हुई है। देखिए, बिल्कुल बात है, उम्मीद टिकी हुई है कि वो मुख्य ड्रॉ तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो हमारे सिंगल्स खिलाड़ी हैं टेनिस के, वो आमतौर पर बहुत निराश करते हैं। सुमित नागल ने जिस तरह से यूएस ओपन में प्रदर्शन किया, पहला राउंड जीता, दूसरे राउंड में पहुंचे और डोमिनिक थीम से हारे, जो बाद में चलकर यूएस ओपन के चैंपियन बने। तो वहां जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया, खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है कि जब आप यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम है उसके दूसरे दौर में पहुंचते हैं तो उस प्रदर्शन को आप आगे भी बरकरार रखें। खैर, वहां यूएस ओपन में क्वालिफाइंग राउंड कोई नहीं था, लेकिन फ्रेंच ओपन में क्वालिफाइंग राउंड खेला गया जिससे वो बाहर हो गए। इससे उनको निश्चित रूप से निराशा होगी। बिल्कुल। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राजेश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।